हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग क्लास 10 का मॉडल टेस्ट पेपर, मैथ्स मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 4 का क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग के सामने में आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और द्विघात समीकरण को देने के बाद ये क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं हल में, और हल में जाने के बाद क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो साइड और साइड को इंटू किया जाता है, ये तो मालूम है आप लोग सभी को। तो कितना होगा, ये होगा 10x स्क्वायर। अब ये 10 को ऐसा तोड़िए कि बीच वाला जोड़ने या फिर घटाने पे आना चाहिए। तो 2 5 10 आ जाएगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर -5 और ये 2 में अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो -5 में 2 को घटाने से कितना होगा, ये -3 आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर में एक एक्स यहाँ पे चला जाएगा, एक एक्स यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जस का तस लिखते हैं। इसको हम लोग -3x लाना है। तो -3x को लाने के लिए क्या होगा, -5x प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो देखिए -3x लाने के लिए -5x और ये जोड़ का 2x यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 का जोड़ा को बनाते हैं जैसा कि आप लोगों को मालूम है। अब कॉमन यहाँ से निकाल देंगे, कॉमन कितना होगा, x होगा। तो यहाँ से बचेगा x माइनस ये 5 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कितना जाएगा, यहाँ से कॉमन जाएगा 2। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 10 में से 2 चला गया तो कितना होगा, ये 5। ये भाग होकर के जाता है। ठीक है, चलिए तो x माइनस 5 फिर से हम लोग को यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से, और कॉमन लेने के बाद हम लोग फिर इसको यहाँ से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक बार। और एक बार कितना लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या निकालने बोला था, मूल। तो मूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मूल इक्वल टू होगा 5 और माइनस का 2। यही हो गया हम लोग का मूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 15 cot a, ठीक है 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो बताइए कि sin a और sec a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा बात यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ आपको दिया हुआ है 15 cot a, ठीक है 15 cot a इक्वल टू कितना है, ये है 8। तो क्या हम लोग इसको cot a इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। ठीक है, 8/15 लिखा जा सकता है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये क्या जानते हैं भाई, cot a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देकर रखा हुआ है, ये 8/15 देकर रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आधार इक्वल टू 8 हो जाएगा, लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, यहाँ पे निकालना होगा, कर्ण को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण किसके द्वारा निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एच स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इतना तो सभी को मालूम है। तो 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा।
तो कर्ण बराबर क्या निकल गया, रूट 289। तो h इक्वल टू कितना निकल जाता है, ये 17। तो हम लोगों को क्या निकालने बोल रहा है, यहां से निकालने बोल रहा है हम लोगों को साइन ए। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है हम लोग के सामने में, लंब है हम लोग के सामने में 15, कर्ण कितना है 17 निकल के आ चुका है। सेक, यहाँ से सेक ए, तो देखिए सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बाई बी। तो देखिए कर्ण कितना निकल गया 17 और ये आधार कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोग जो इसको आंसर निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच का दूरी को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु, ये दो बिंदु देख रखा हुआ है, ए बिंदु बी बिंदु। ठीक है, तो ए बिंदु का जो निर्देशांक है 1 और 5 देख रखा हुआ है और बी बिंदु का देख रखा हुआ है 2 और 3। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो जब ए और बी बिंदु का निर्देशांक देख रखा हुआ है तो दोनों का तो बीच का कुछ तो दूरी होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग के सामने में x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और x2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, और y2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग AB का बीच का दूरी को निकालेंगे। ठीक है, AB का दूरी, तो AB का दूरी का फॉर्मूला तो जान रहे हैं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला आपका होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़, फिर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना तो बात समझ में आता है आप लोगों को सभी को ना। तो x2 कितना हो जाएगा, x2 होगा आपका 2 माइनस x1 हो जाएगा 1 ओके का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से होगा y1 कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा ये 5 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से आपको कितना हो जाता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 3 माइनस 5 तो माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली हम लोग के सामने में कितना निकल के आएगा, रूट 5 मात्रक यानी कि इकाई, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो AB का बीच का दूरी कितना निकल के आएगा, रूट 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हम लोगों को निकालने बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा हुआ है, इसका वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां पर tan 30 डिग्री है उसका वैल्यू को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, जहां जहां पे जो tan 30 डिग्री दिया हुआ है उसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको 2 गुना, देखिए यहाँ पे tan 30 है तो tan 30 का वैल्यू को 1/√3 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए 1 यहाँ पे क्या है 1 जोड़ फिर से क्या है यहाँ पे है ये आपका tan 30, तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसको लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कितना होगा 2/√3, ये कितना है 2/√3, यहाँ पे 1। ठीक है, तो जोड़ हो गया, यहाँ से 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, √3 का होल स्क्वायर ये होगा 3, तो 1/3 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से 2/√3 ओके। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये होगा 4 ये होगा 3। इसी को अगर हम लोग काम करते हैं 2/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4 में, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, ये 3 आएगा। तो फाइनल आंसर हम लोग के सामने कितना आएगा, √3/2, यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, चलिए तो सबसे पहले एक हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से 5 सेंटीमीटर एक रेडियस वाला एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ करके, ठीक है। देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि ये आपका बिंदु P हो गया। ठीक है, यहाँ पे केंद्र में O हमेशा रहता है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है। बोलने का मतलब ये हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया,
ओ से ये वाला जो रेखा है वो यहाँ पे मिल रहा है, इसका नाम होगा क्यू। अब देखिए यहाँ पे ओ क्यू, तो ओ क्यू दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर और रेडियस आपका दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर का यहाँ से। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोगों को यहाँ पे मालूम है, ये क्या क्या मालूम है, ओ पी बराबर ये है 5 सेंटीमीटर जो रेडियस है, ओ क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकालने बोल रहा है, पी क्यू। ठीक है, ये निकालने बोल रहा है पी क्यू की लंबाई। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ओ पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे हल में आ जाते हैं हम लोग, हल में यहाँ पे क्या होगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री। ये तो मालूम है ना थ्योरम के द्वारा। ठीक है, सर्कल चैप्टर में आप लोग को ये मालूम करवाया गया है, बतलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री होगा इसका मतलब कि ओ पी क्यू क्या है, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कर्ण स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। आधार कौन होगा, ये होगा आपका पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। चलिए ओ क्यू बराबर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ओ पी ये दिया हुआ है आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे होगा ये पी क्यू का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। तो ये आपका 144 माइनस इसको लाइए 25, तो 25 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से होगा पी क्यू का होल स्क्वायर। इतना सा बात समझ में आ गया। तो ये पी क्यू बराबर रूट अंडर कितना होगा, 144 में ये घटाइए 5 25 को, तो यहां से कितना बच जाएगा, यहां से बचेगा आपका 119। तो ये जो आपका लंबाई निकल के आ रहा है वो रूट अंडर 119 ये निकल के आएगा। क्या है, ये सेंटीमीटर में है ना, तो आपका यहाँ पे सेंटीमीटर इसको लिख देना होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से हम लोग एक क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी जैसे नाम बोला इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 6 और 1 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 8 और 2 दिया हुआ है, सी का निर्देशांक 9 और 4 दिया हुआ है, डी का निर्देशांक में एक खाली है और दूसरा का दिया हुआ है, और इसी खाली वाले चीज को यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जब कभी भी इस तरह का दिया रहेगा तो दोनों का जो कि यहाँ पे क्या समांतर चतुर्भुज है उसका जो विकर्ण होगा उस विकर्ण का मध्य बिंदु निकाल दीजिएगा और दोनों का ही इक्वल दिखा दीजिएगा। तो ऐसे में हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं विकर्ण एसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्ण एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए, तो विकर्ण एसी के लिए x1 कितना होगा, विकर्ण एसी के लिए x1 कितना होगा, देखिए एसी 6 1 और यहाँ पे 9 4 है, तो x1 होगा 6। ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है ना, इतना बात समझ में आ गया। y1 कितना हो जाएगा, y1 होगा 1 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 4। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग विकर्ण, विकर्ण किसके लिए, बीडी के लिए, क्या हो जाएगा, बीडी के लिए। ठीक है, विकर्ण बीडी के लिए यहां पर भी हम लोग x1 व x2 और ये आपका y1 y2 दोनों हम लोग यहां से ले लेंगे। तो x1 देखिए बी डी, तो x1 हो जाएगा आपका 8 और x2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बी बिंदु यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, y1, तो y1 यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, y2 आपका कितना हो जाएगा, ये होगा 3। देखिए बी डी x1 y x2 y1 y2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सभी बिंदु को रख लेते हैं और रखने के बाद क्या होगा, अब हम लोग इसका हल करने जा रहे हैं। तो विकर्ण एसी, विकर्ण एसी का
क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु बराबर, यहां से क्या होगा, विकर्ण, विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो बीडी यहां से एसी का मध्य बिंदु और बीडी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु तो आप लोग जानते हैं x1 जोड़ x2 बट्टा 2, ठीक है, कोमा यहां से क्या होगा, y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ठीक है। इधर भी लेते हैं हम लोग x1 जोड़ x2, ये बट्टा में 2, और y1 जोड़ y2 ये होगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी का मान को यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो AC का x1 और x2 कौन कौन है भाई, 6 जोड़ 9, ठीक है, 6 जोड़ 9 बट्टा 2। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 जोड़ 9 बट्टा 2, कोमा y1 में आइए, तो y1 में देखिए y1 जोड़ y2 बट्टा 2 किसके लिए, AC के लिए, तो 1 जोड़ 4 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 4 बट्टा 2 बराबर, यहाँ पे कितना होगा, BD के लिए जाइए, तो BD में x1 और x2 कौन हो जाएगा, 8, ठीक है, x1 हो जाएगा 8 और x2 होगा P बिंदु निकालना होगा बट्टा 2, कोमा यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 जोड़ y2, तो y1 जोड़ y2 कितना है, 2 और 3 5, यानी कि कितना होगा, 2 जोड़ 3 बट्टा 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 होता है आपका 15 बट्टा 2, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये होगा 5 बट्टा 2 बराबर, इसको तो जोड़ नहीं सकते हम लोग, इसको जसकता से लिख सकते हैं ना, और यहाँ से 5 बट्टा 2। तो देखिए जो x है वो x के साथ में इक्वल है, और जो y है वो आपका y के साथ में इक्वल है, यहाँ पर भी 5 बट्टा 2, यहाँ पर भी 5 बट्टा 2, इसीलिए x और x को हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस p/2, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये होगा p बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 8, p का वैल्यू ये निकल जाएगा 7, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है, ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है, 2 सर्कल है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल का जो रेडियस है 19 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल को बना लेते हैं, इसका रेडियस हो जाएगा आपका 9, ये 19 सेंटीमीटर का, ठीक है, और एक जो छोटा सा यहाँ पे सर्कल है, छोटा सा जो सर्कल है उसका है आपका 9 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। अब दोनों का जो परिधि है, ध्यान से देखिएगा, दोनों का जो परिधि है उन दोनों का परिधि को मिला करके एक बड़ा सा सर्कल यहां से बना लिया जाता है। तो इसका रेडियस कितना होगा, आई बात समझ में। तो R1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और ये R2 बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और ये नया वाला R यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो हल, तो देखिए कुछ नहीं करना है, फिर से बता रही तो क्वेश्चन को कि दोनों यहाँ पे 2 सर्कल है, 2 सर्कल का रेडियस देकर रखा हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या करना है कि दोनों जो सर्कल है उसका परिधि को मिला करके एक बड़ा सर्कल को बनाया जाता है, तो उसका परिधि भी दोनों इक्वल होगा। तो नया वाला जो हम लोग का सर्कल बना उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है, यही यहाँ पे हम लोग के सामने में क्वेश्चन में बोल रहा है। ज्यादा कुछ भी हाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नया वृत्त का परिधि बराबर, यहाँ पे होगा फर्स्ट जोड़ सेकंड का परिधि, ठीक है, परिधि। तो नया वृत्त का परिधि क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 2πr, और इसका भी वही होने वाला है 2πr1, और इसका सेकंड वाला का 2πr यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो देखिए 2πr यहाँ से 2π को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 जोड़ R2,
ठीक है। तो 2 पाई कट जाएगा, तो यहाँ से r इक्वल टू कितना होगा, R1 जोड़ R2। ठीक है, तो R1 का मान कितना हो जाएगा 19 और R2 का मान हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा ये 28। R बराबर 28 सेंटीमीटर। तो जो नया वाला जो सर्कल निकलेगा उसका रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए एक हम लोग के सामने में एपी दिया हुआ है, एपी यहाँ पे -3 है, -1/2 है और ये 2 है। ठीक है, चलिए अब इसका 11वां पद को निकालने को है, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -3। ठीक है, सार व अंतर कितना होता है, तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस का पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा 2 माइनस का 1 यहाँ से हो जाएगा, जोड़ 3 दूना 6। तो हम लोग के सामने में ये सार व अंतर कितना निकलेगा 5/2, सार व अंतर निकल गया। और कौन सा पद निकालना है, n बराबर दिया हुआ है 11वां पद। ठीक है, तो a n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 11, तो पहला पद इक्वल टू दिया हुआ है -3 जोड़ n का मतलब कितना हो जाएगा, n का मतलब होगा 11 -1 इंटू डी, डी का मतलब होगा 5/2। चलिए अब यहाँ से कितना होगा -3 जोड़ 10 गुना 5/2। तो आंसर हम लोग के सामने में a11 इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, और यहाँ से कटेगा ना, 2 बचे 10, तो बचे बचे ये होगा 25। तो आंसर निकल के आ जाएगा ये आपका कितना 22। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो 140 बराबर 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z। तो हम लोग को x जोड़ y जोड़ z का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हम लोग 140 को पहले हम लोग तोड़ देंगे, तो 2 7 14। ठीक है, 2 से जाएगा ये 2 35। ठीक है, और ये 7 बचे 35। ठीक है ना, तो हम लोग 140 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना, ठीक है, 7 का पावर z। तो क्या इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 7 का पावर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 का पावर x हो जाएगा गुना y का पावर 5 का पावर y हो जाएगा गुना 7 का पावर z हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। देखिए तो यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर x, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2, y का वैल्यू 1, और ये z का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1, है ना। तो अभी हम लोग क्या बोल रहा है, x प्लस y प्लस z निकालने बोला है। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1, कितना का निकलेगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या। चलिए तो एक पासा मतलब समझ रहे हैं, एक पासा का मतलब होता है लूडो का गोटी। ठीक है, एक पासा का मतलब क्या हो जाएगा, एक पासा का मतलब हो जाएगा आपका लूडो का गोटी। ठीक है ना, तो एक पासा का मतलब हो जाएगा आपका लूडो का गोटी। तो इस पासे में कितना कितना संख्या होता है, तो ये पासे में आपका होता है संख्या 1 2, ठीक है, 3 4 5 और ये 6। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल संख्या तो 6 होगा, लेकिन घटना क्या बोल रहा है, घटना बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन होगा, 4 से बड़ी संख्या होगा 5 और 6। तो घटना का कितना संख्या हो गया, घटना का संख्या हो गया 2, 5 और 6 यानी कि 2 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब इसको प्रायिकता को निकाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या होता है ये एन ई बट्टा क्या हो जाएगा एन एस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो एन ई मतलब घटना का संख्या टोटल कितना है, घटना का संख्या टोटल 2, और एन एस एस का मतलब टोटल संख्या कितना होता है सैंपल स्पेस में 6, यानी कि 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM को निकालिए।
तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो बोल रहा है, लेकिन हम लोग पहले भाग विधि से देख लेते हैं, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं HCF, ठीक है। तो जो 404 है उसको हम लोग छोटे संख्या 96 से यहाँ पे भाग देते हैं। तो 96 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 6 चौके 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 चौके 36 और 2 38। तो देखिए 4 में 4 गया तो ये 0 बचेगा, यहाँ से 10 में 8 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अब इसको हम लोग 20 आ गया, 20 जो बच गया उसको 96 के द्वारा इसको भाग देंगे। तो 20 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 होगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 जो बचा उसको फिर 20 के द्वारा भाग देंगे। तो 16 एक ही कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। तो 16 के 16 हुआ, यहाँ से 4 बच गया। तो फिर इस 4 जो बचा उसको 16 के द्वारा यहाँ पे भाग देंगे, यानी 4 से 16 को भाग देंगे। तो 4 चौके 16 यहाँ पे हो जाता है। तो लास्ट बार कौन भाग गया, 4 से, तो HCF कितना निकल गया, HCF इसका 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 96 और 404 का आपका निकाल देते हैं। तो 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 1 2, फिर ये 3 से जाएगा तो 3 8 24 आ जाएगा, 3 या 9 होगा, 2 बचेगा, 3 7 21 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना निकला, 2 गुना 2 गुना कितना, 3 गुना 8 गुना 37, ठीक है। तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, यही आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को √7 को अपरिमेय संख्या क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सिंपल सा ये बात है, ठीक है। √7 को अपरिमेय संख्या यहाँ पे करना है साबित। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी सिंपल सा बात है, यहाँ पे बहुत इजी है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में इसको मानते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको माना कि, ध्यान से देखिएगा, माना कि, ठीक है, √7 एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसे क्या होगा, अंश बट्टा हर यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अर्थात इसे P/Q यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तथा यह क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात यह एक के अलावे किसी से विभाज्य नहीं होगा, समझे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या माने इसको, √7 है, क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो इसका एक क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया ये सिर्फ और सिर्फ एक से विभाज्य होगा और कोई दूसरा संख्या से विभाज्य नहीं होगा। और अगर ये दूसरा संख्या से विभाज्य हो जाएगा तो ये हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभी आप हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, देखिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √7 बराबर क्या होगा, यहाँ पे होगा P/Q, ठीक है, P/Q।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दीजिए, सॉरी दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करें। चलिए, तो दोनों तरफ वर्ग जैसे ही करेंगे तो ये बन जाएगा 7, और यहाँ पे होगा ये होगा p का स्क्वायर बट्टा ये q का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे q स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा p स्क्वायर बट्टा 7। तो अब यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये जो है p स्क्वायर किससे, 7 से विभाज्य है, 7 से, ठीक है, क्या है, विभाज्य है, अर्थात p भी, ठीक है, 7 से क्या है, ये विभाज्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, एक के अलावे कोई दूसरा से विभाज्य नहीं होगा। अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माना कि यहाँ पे क्या लेंगे, p बराबर यहाँ पे लेंगे 7c। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे 7c यानी समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 7c रखने पर, ठीक है, चलिए तो 7 से हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या था, समीकरण 1 हम लोग का कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे था हम लोग का कितना, ये था q स्क्वायर बराबर यहाँ से था p स्क्वायर बट्टा 7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि q स्क्वायर बराबर p का वैल्यू हम लोग कितना रखे हैं, 7c, तो 7c का यहाँ से कितना होगा, होल स्क्वायर बट्टा 7। तो यहाँ से हम लोग के सामने में q स्क्वायर बराबर 7×7=49। ठीक है, तो यहाँ पे 7 यानी 7c गुना कितना हो जाएगा, 7c बट्टा कितना होगा, 7। तो 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ से हम लोग के सामने में q स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या होगा, c स्क्वायर बराबर ये होगा q स्क्वायर बट्टा 7। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से क्या है, ये विभाज्य है। इसका मतलब ये हो गया, जब ये q स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। ठीक है, हमारा मानना, हमारा मानना क्या हो गया, गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या मान के चले थे, अगर ये अब p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनफल सिर्फ 1 होगा और 1 के अलावे कोई दूसरा से ये भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए p और ये q जो है दोनों 7 से विभाज्य जा रहा है, इसलिए हमारा मानना क्या होगा, गलत साबित हो गया। अतः क्या होगा, √7, यहाँ पे क्या सिद्ध करने बोला था, √7 अपरिमेय संख्या है। √7 1 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे साबित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक समीकरण देकर रखा हुआ है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं है। चलिए यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 समीकरण देकर रखा हुआ है, और समीकरण आप लोग जानते हैं क्या होता है, ax + by = c होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला समीकरण ध्यान से देखिएगा, पहला समीकरण है 3x + y = 1, यह है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कितना है, 2k - 1 × x प्लस यहाँ पे क्या होगा k - 1 × y = कितना होगा, यहाँ पे होगा 2k जोड़ का 1, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर होगा 3, a2 बराबर कितना हो जाएगा, जो देखिए जो यहाँ पे
a1 यानी जो x का गुणक है और y का गुणक है और ये c, तो x का गुणक को a बोलते हैं, b y का गुणक को b बोलते हैं, और जो लास्ट वाला इक्वल टू के साइड में रहता है वो क्या होगा, अचर पर, यानी कि ठीक है। चलिए तो a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 इक्वल टू होगा 2k माइनस का 1, इतना बात समझ में आ गया। और यहाँ पे होगा c1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे a2 बराबर होगा आपका कितना, 2k माइनस का 1, b2 बराबर कितना होगा, यहाँ पे होगा k माइनस 1, और c2 बराबर होगा 2k प्लस का 1, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं, ठीक है। रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यही होता है ना। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो इसका अनेक हल होता है, ठीक है। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3, और a2 का मान कितना है, ये होगा 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, अच्छा हम लोग यहाँ पे a2 लिख दिया ना, यहाँ पे होगा आपका b1 होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सुधार लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या होगा, b1 होगा, है ना, यहाँ पे होगा आपका b1 b2 a1 a2 a1 a2 a1 a2 a1 a2, यहाँ से क्या किया हम लोग, यहाँ से हम लोग लिए a1 b1 a1 यहाँ से लिए, उसके बाद a2 लिए, और उसके बाद यहाँ पे c1 लिए, b1 यहाँ से हम लोग के सामने में, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग के सामने में a1 तो हम लोग के सामने 3 आ गया, b1 हम लोग के सामने में यहाँ पे a1 a2, यहाँ पे a1 3 हो गया, a2 कितना हो गया, ये हो गया, और उसके बाद हम लोग के सामने में c2, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग के सामने में c1 कितना हो गया 1। तो अब यहाँ से हम लोग के सामने में कितना आएगा, यहाँ से आएगा हम लोग का a2, है ना। b1 हम लोग के सामने में हम कितना आएगा, b1, एक सेकेंड, b1 थोड़ा सेटल करने में थोड़ा सा b1, ठीक है। तो b1 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का a1 b1, तो b1 हम लोग के सामने 1, और b2 कितना हो जाएगा, b2 हम लोग के सामने में k माइनस 1, और ये c2 हो जाएगा आप लोग के सामने में 2k प्लस का 1, ठीक है। सारा कुछ हम लोग पहले भी यही लिखे थे, बस नाम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a1 हम लोग के सामने में कितना हो गया, a1 हो गया 3, और a2 हो गया आपका 2k माइनस 1, और आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा c1। तो a1 हम लोग के सामने में इतना आ गया, a2 हम लोग के सामने में आ गया, और उसके बाद में कितना c1 हम लोग के सामने में इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद b1 हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, b1 हम लोग के सामने 1, b2 आ जाएगा हम लोग के सामने में कितना, b2 आ जाएगा हम लोग के सामने में यहाँ पे k माइनस 1, और c2 आ जाएगा 2k प्लस 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको रखते हैं, तो a1 कितना आ जाएगा 3, और a2 कितना आ जाएगा 2k माइनस 1, और ये b1 यहाँ से कितना आ जाएगा, b1 आपका आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, और ये आएगा b2 आ जाएगा आपका k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1, तो c1 आपका आएगा 1, और c2 आएगा आपका 2k प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल वाला है उस सब को हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए इक्वल वाले को हम लोग यहाँ से ले लिए, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक बार इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेंगे, तो 3/2k माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 यहाँ से होगा 2k माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 1/k माइनस 1, यहाँ से 1/
यहाँ से k माइनस 1, चलिए तिरछा गुना कर दीजिए तो 3k माइनस 3, यहाँ से होगा आपका कितना 2k माइनस का 1, तो 3k में 2k चला गया तो k बचेगा, और यहाँ से -1 जोड़ का 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए कितना 31 को ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जिसका 11वां पद यानी कि ए 11वां कितना दिया हुआ है, ए 11वां दिया हुआ है 38। तो क्या हम लोग इसको a प्लस 10d लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 38, समीकरण 1। फिर दूसरा क्या बोला, 16वां पद इक्वल टू 73, तो a 16 बराबर दिया हुआ 73। ठीक है, तो क्या a प्लस 15d यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 73, समीकरण ये 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में भी a और समीकरण 2 में भी a है, तो दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर ठीक है, चलिए तो घटा दीजिए, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, और यहां से हो जाएगा आपका a प्लस 15d इक्वल टू होगा 73 यानी कि 73। दोनों को घटा देते हैं, चलिए तो ये तो घट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 10 में 15 गया तो माइनस का 5d हो जाएगा, और यहाँ देखिए 73 में 38 को घटाइए तो 13 में 8 जाने से 8 4 12 और एक 13, चलिए तो यहाँ पे 4 में 3 गया तो 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 15 माइनस, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर होगा 5 या 15। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, अब हम लोग को यहाँ से निकालने बोल रहा है क्या, ये निकालने बोल रहा है a31, तो इसका मतलब क्या a प्लस 30d यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे a, तो यहाँ पे a का मान तो हम लोग निकाले नहीं है, तो d का मान d, चलिए तो d का मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है चलिए रख देते हैं, तो समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 1 में d का मान को यहाँ पे रख देते हैं, तो d का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखने से ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए a तो a रहेगा, है ना, a जोड़ समीकरण 1 कितना है 10 इंटू d का मतलब होगा 3, बराबर हो जाएगा यहाँ से 38, तो a बराबर कितना निकलेगा 8। ठीक है, चलिए तो a का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 इंटू d का मान हो जाएगा 3, तो 8 जोड़ यहाँ पे 3 तिया 9, तो कितना 8 16 और 1 17, 31वां जो पद निकलेगा ना वो कितना निकलेगा 31, जो ये पद निकलेगा वो हम लोग के सामने में कितना निकल के आ जाएगा, d बराबर ये निकला है 3। ठीक है, और a का मतलब कितना निकल गया 8 आई वर्जन में, तो यहाँ पे टोटल कितना जोड़ने से कितना आ जाएगा 31d, यहाँ पे कितना a31 ap का 31वां पद, तो ap का 31वां पद कितना निकल के आएगा आपका 31वां पद ये निकल के आ जाएगा 17, 8 और 1 17। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग को करना है साबित, चलिए तो कुछ करना नहीं है, LHS हम लोग ले लेते हैं, RHS उसके द्वारा हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए LHS, तो LHS यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक a बट्टा कितना हो जाएगा ये सेक a। तो देखिए जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करने बोलेगा तो क्या करना है, उसको छोटा से छोटा रूप में चेंज करना है, तो 1 प्लस सेक का क्या होगा 1 बाई कोस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी नीचे का सेक है तो 1 बाई कोस हो जाएगा आई वर्सन में। चलिए तो अब यहां से कितना हो जाएगा कॉस a जोड़ 1 बट्टा नीचे में कितना हो जाएगा कॉस a आई वर्सन में, और नीचे में कितना होगा 1 बाई कॉस। देखिए 1 बाई कॉस वो ये कॉस कट जाएगा, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस a आपका यहाँ से बचेगा। ठीक है, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है,
तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। लेकिन नीचे में कुछ नहीं बचता है, उस समय ऊपर का ही परिमेयकरण यहाँ पे किया जाता है। 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा बट्टा, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखने वाली बात ये है हम लोग के सामने में कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और नीचे में जस्ट का प्लस 1 माइनस कॉस ए ही रहने वाला है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे में 1 माइनस कॉस ए। शायद आपका यही आरएचएस में लाना था, ठीक है ना। आपका देखिए यही चीज आपका क्या हो गया, आरएचएस में यहाँ पे आ गया ना। बोलेगा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगा, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर ए कैसे आया फॉर्मूला यहाँ पे, तो आया आपका इस तरीके से, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, वो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग के सामने 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, 1 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।